क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 24 अप्रैल का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। टेलीग्राम चैनल जो हमारा फ्री वाला है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हमारे जो यूपीपीएससी और यूपीएससी के जो पेड ग्रुप चल रहे हैं उनके बारे में कोई जानकारी लेनी 25 अप्रैल से यानी कल से जो है लास्ट 12 जून को जो पेपर होने वाला है उसके लिए चलेगा ग्रुप। ठीक, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे बात कर सकते हैं। ठीक है, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखो, जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर संबंधित जो पहला टॉपिक है कि पेरिस में बुक फेस्टिवल हो रहा है। ठीक, 2022 वाला 21 से 24 अप्रैल को हो रहा है। ठीक है, इसमें इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री डेजिग्नेट किया गया, दैट्स इट। और इसका अनाउंसमेंट जब फ्रांस के आपके प्रेसिडेंट आए थे फ्रांस के 2018 में, तब इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो इंडिया को एक गेस्ट ऑफ ऑनर की कंट्री की तरीके से बुलाया गया है। और इस ये बुक का फेयर है, बुक का फेस्टिवल है, तो वहाँ पे एक इंडिया का पवेलियन बनेगा। और जो इंडिया का पवेलियन है उसको डिज़ाइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने। और 400 बुक और 65 इंडियन लैंग्वेजेस में इसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये इसका जो है लोगो है। 21 से लेके 24 अप्रैल तक ये चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडियन नेशनल कैलेंडर। ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर जनरल स्टडीज पेपर 1। देखिए, पहला दिन 2 दिन का कॉन्फ्रेंस यानी कि सम्मेलन और प्रदर्शनी हो रही है इंडियन नेशनल कैलेंडर के ऊपर। ठीक, कहाँ पर? उज्जैन में, ये ध्यान रखना। और अभी जो है पहला दिन हुआ है। इसमें देखो, इंडियन नेशनल कैलेंडर जो है भारत ने कब अपनाया था? स्वतंत्रता के बाद पार्लियामेंट ने इसको अपनाया था 1957 में। और ये भारत की तरफ से एक अपनी जो एक इंडियन आइडेंटिटी है। जैसे जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला जो होता है कैलेंडर, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। वो इंग्लिश कैलेंडर एक तरीके से ओवरऑल सब जगह मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं वैसे ही जो है वो भी कैलेंडर ओवरऑल चलता है। एक यूनिफॉर्मिटी वाली चीज़ है। अदरवाइज हम साका कैलेंडर, जिसके जो ये नीचे दे रखा भी बताता हूँ, उसको मानते हैं। और ये हमारा अपना कैलेंडर है अपने हिसाब से। तो 1957 में इसको किया था। और ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट था इंडिया की अपनी आइडेंटिटी का। और हम साका कैलेंडर का जो है यूज़ करते हैं गजट में कोई नोटिफिकेशन आ रहा हो, ऑल इंडिया रेडियो कैलेंडर कम्युनिकेशन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है उसको करते हैं अलॉन्ग साइड ग्रेगोरियन। ऐसा नहीं हमने ग्रेगोरियन को करते नहीं, बट उसको भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंडियन नेशनल कैलेंडर इंपॉर्टेंट चीज़ किस महीने से स्टार्ट होता है? चैत्र से। और चैत्र में जो है पहला दिन कौन सा होता है? 22 मार्च के आसपास होता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। ठीक, आखिरी जो है फागुन का महीना होता है और 20 फरवरी को ये खत्म होता है। तो मतलब 20 फरवरी को सॉरी चालू होता है, ये ध्यान रखना। तो 22 मार्च को चैत्र चालू होता है। ये देखो, अब ये 12 महीने का जो है ये एक छोटी सी एब्रीविएशन है। आप लोग चाहो तो कोई स्टोरी या फिर ट्रिक भी बना सकते हो। सिंपल सा है वैसे तो CVG ASB AKM PMP। ठीक है ना, ऐसे करके याद कर सकते हो। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आपका जेठ का महीना, और आषाढ़, श्रवण, और आपका भद्रपद, अश्विन, 7वां है कार्तिक, आपका 8वां हो गया मार्ग मार्ग शीर्ष अज्ञान्य करके है, ये आपका हो गया 9th। पौष का जो है 10th हो गया। माघ माघ जो हो गया 11, और फागुन। ठीक, तो ये 12 जो है आपके होते हैं इंडियन कैलेंडर में। साका एरा में साका कैलेंडर भी बोला जाता है इसे। ठीक, कौन सा इसको वैसे क्या बोलते हैं, क्या AD बोलते हैं, कोई बता सकता है? AD 76 होता है, 176 होता है, 276 होता है, या 376 होता है, क्या होता है, या 78 होता है, बताइएगा। ठीक, अगला जो कैलेंडर अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो अभी क्या हुआ है कि भारत में एग्रीकल्चर को और बूस्ट देने के लिए एक MOU साइन हुआ है। एपीडा, जो कि एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ को एक्सपोर्ट को जो है बढ़ावा देता है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और NRDC। ठीक, इन दोनों के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। वही है कि भाई साहब जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारी है 2018 वाली, उसको अच्छे से कार्यान्वित करेंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे। और
मेन एम वही है कि एक्सपोर्ट वैल्यू चेन में भारत की तरफ से एक्सपोर्ट बढ़ाया जाएगा। एनआरडीसी एक एंटरप्राइज है, उद्यम है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। इसको 1953 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम प्रमोट करें, डेवलप करें, कमर्शलाइज करें टेक्नोलॉजीज़ को, नो हाउ को, इन्वेंशंस को, पेटेंट्स को। बोले टेक्नोलॉजी रिसर्च करके उनको और बढ़ाओ, प्रमोट करो, संवर्धन करो, ये सारी चीज़ें करता है एनआरडीसी। किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, कमेंट करके बताइए, अभी बताया बिल्कुल। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2, गवर्नेंस, पॉलिटी गवर्नेंस, हेल्थ इश्यूज संबंधित। देखो हम लोगों ने कई बार पढ़ा कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन वो कहाँ पर खुला है पहला भारत में, जामनगर आपका गुजरात में। लेकिन जो पहला आयुष से संबंधित ग्लोबल आयुष, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट हुआ, वो गांधीनगर में हुआ, ठीक है, जो कि गुजरात की कैपिटल है। और उसमें 9,000 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट लेटर ऑफ इंटेंट आया है अलग अलग सेक्टर्स में। जैसे एफएमसीजी में 9,000 में से 7,000 करोड़ एफएमसीजी में आया है। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल होता है ना, कई लोग मेडिसिन मतलब इलाज कराने के लिए ट्रेवल करते हैं भारत में, तो उसके लिए 1,000 करोड़ है। फार्मा सेक्टर के लिए 345 करोड़ है। 300 करोड़ आपका फार्मर और एग्रीकल्चर कैटेगरी में। 60 करोड़ जो है टेक्नोलॉजी और डायग्नोस्टिक कैटेगरी में है, निदान वाला जो होता है। 5 और एमओयू साइन हुए हैं प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में। और ये इनॉग्रल सेशन इसका कब था, 20 अप्रैल को चालू हुआ था। ये पहला जो है आपका ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट था ये। 12 और जो है एमओयू साइन हुए हैं आपका, ये CCRAS यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और बाकी कई सारे जो भारत में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, ICMR, NITM हो गया, एम्स, CSIR, नाइपर, नीमहंस मेडिकल हेल्थ से संबंधित है, JNU, ICGP, AVP, TDU, ठीक है ना। तो ये सारे जो है यूनिवर्सिटी, इनके फुल फॉर्म और लोकेशन जरूर इसको देखिएगा एक बार, हो सकता है पूछ ले। जो समिट है ये ग्लोबल आयुष इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट समिट, इसका मेन एम जो ऑब्जेक्टिव है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 3 है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसको प्रमोट करना है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित। इंडिया और यूके, आपको पता है कि बोजो पता है कौन है, बोरिस जॉनसन जो है 2 दिन के टूर पे भारत में आए हुए थे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, JCB बुलडोजर पे भी खड़े होकर उन्होंने फोटो खिंचाई। मतलब पूरी तरीके से जो ये बोजो का जो यहाँ पे विजिट था, ऐसा लगा जैसे कि वो पूरी तरीके से इंडिया को खुश करना चाहता था। बस मतलब ये इंडिया की एक अच्छाई है कि इंडिया में जो वर्ल्ड में जो उसकी स्टेटस बना है उसको दर्शाता है। ठीक, मतलब ऐसा कंट्री जिसने हमारे ऊपर 100-200 साल हम पे राज किया हो, और उसका जो है प्रधानमंत्री आकर, और अभी भी ऐसा नहीं कि यूके कोई मतलब कोई ऐसा कमज़ोर हो गया है, आके हमारे यहाँ बिल्कुल पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके जो बिल्कुल अच्छा बोल के और सब कुछ करके गया, बढ़िया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि समीक्षा करी कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो यूके हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, भारत की तरफ से कई सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसकी लिस्ट मैंने आप लोग को करंट अफेयर में पढ़ाई थी, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, और इन्होंने जो कई सारे इश्यूज़ हैं डिफेंस सिक्योरिटी में सहयोग से संबंधित, साइबर सिक्योरिटी, अंतरिक्ष, इन सब पे भी डिस्कशन हुआ। ये लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं दोनों लोग कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जो है 2022 में ही जो है इसको पा लिया जाए, जैसे कि ये समझौता कर लिया जाए, जैसे कि अभी हम लोगों ने किसके साथ किया था, UAE के साथ में क्या रखा है। ठीक, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी पार्टनरशिप में भी अच्छी बातचीत हुई। और भारत चाहता है कि जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है भारत का, उसमें उसको यूके भी ज्वाइन कर ले। इंपॉर्टेंट है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है करंट अफेयर में। करंट अफेयर डेली का अगर आप करते जा रहे हो तो बाकी आपको कहीं और से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ इंश्योर की जाती है यहाँ पर। और मैरीटाइम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के लिए भी जो है उसके मैकेनिज्म पे भी यहाँ पे वेलकम किया गया है। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में 6 जो है MOU साइन हुए, 2 भारत की गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट के बीच में हुए, और 4 जो है नॉन गवर्नमेंटल बीच में हुए, मतलब हुए, यानी कुछ प्राइवेट वाले लोग भी होंगे। ठीक, लेकिन कंट्री दोनों लोग के बीच में हुए हैं। और 2 साइड जो है उसमें डिफेंस पार्टनरशिप पे भी उसको बढ़ाएंगे, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल हो जाए, इस पे बात हुई। यूके जो है डिफेंस के प्रोक्योरमेंट, मतलब इंडिया आसानी से खरीद सके, और उसके लिए एक यहाँ पर कैटेगरी बना रहा है, ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस फॉर इंडिया।
ठीक, तो आसानी से यूके से इंडिया को जो है डिफेंस के जो भी चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट कर पाएगा, यानी कि इंडिया इंपोर्ट कर पाएगा आसानी से। बीच में जो रेड टेपिज्म, नौकरशाही और वो सब जो होते हैं ना, डिलीवरी टाइम, वो सब कम हो जाएगा। ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस कौन दे रहा है? यूके इंडिया को। ठीक, तो स्टैंड अलोन क्वेश्चन अलग से हो सकता है, इसलिए आप बता दिया। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पक्का आने वाला है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस संबंधित, सुमन बेरी। देखिए जो नीति आयोग है हमारे यहाँ, नीति आयोग, इसके एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं भाई साहब? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक, उसके बाद वाइस चेयरमैन, चेयरपर्सन जो होते हैं वो अभी तक थे राजीव कुमार जी, डॉक्टर राजीव कुमार। अब ये जो है 1 मई से मतलब इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और अब हो जाएंगे डॉक्टर सुमन बेरी। ठीक, ये नए वाइस चेयरमैन बन जाएंगे। अभी भी सीईओ जो है आपके नीति आयोग के, वो कौन है? अमिताभ कांत। ठीक, तो 1 मई से जो है आपका सुमन के बेरी जी नए आपके वाइस चेयरपर्सन बन जाएंगे नीति आयोग के, ये ध्यान रखना। इससे पहले इन्होंने NCAR, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, न्यू दिल्ली में उसके ये DG रह चुके हैं, प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी आयोग में रह चुके हैं, RBI की TSE जो है मॉनेटरी पॉलिसी में, उसमें भी ये कार्य कर चुके हैं, सुमन के बेरी। ठीक है, अब ये बेरी के बेर जो है 1 मई से नीति आयोग में वाइस चेयरपर्सन बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 अवार्ड से संबंधित। देखो जॉन एफ कैनेडी जो है प्रेसिडेंट थे आपके USA के, तो उनके नाम पर एक करेज को शो करने वालों को अवार्ड दिया जाता है। ठीक, तो 5 लोग को दिया जा रहा है, ज़्यादातर वही है कि डेमोक्रेसी को बढ़ाओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बढ़ाओ, इन सब पे दिया जाता है। तो उसमें से 4 तो US वाले ही, एक बंदा जो है अलग से दिया जा रहा है स्पेशली, वो हैं आपके जेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं प्रेसिडेंट। उनको इसलिए दिया जा रहा है कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, इसके लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल करेज अवार्ड दिया जा रहा है आपका ये जेलेंस्की को। ठीक है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूक्रेन में जॉन एफ कैनेडी क्या अवार्ड है? करेज, प्रोटेक्ट करने के लिए डेमोक्रेसी। बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं है इसके अलावा, और बस यही सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। बाकी जो 4 लोग को दिया जा रहा है वो US में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए उनको दिया जा रहा है। क्या क्या नाम है पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पृथ्वी दिवस 2022। 22 अप्रैल को होता है हर साल, लेकिन 2022 में जो थीम था वो था इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, हमारे ग्रह में निवेश करें, मतलब अपने ग्रह में निवेश करें। 1970 के जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट थे उनकी एनिवर्सरी को मतलब एक तरीके से मार्क करता है ये, और दुनिया में वही चीज़ें हैं कि ह्यूमन अपना बिहेवियर चेंज करे, ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे पॉलिसी नीतियाँ चेंज हो, क्लाइमेट के प्रो, इन्वायरमेंटल प्रो जो है चीज़ें हो, इन्वायरमेंट और अर्थ को जो है हमें बेहतर बनाना है, बस इस पे बात किया जाता है। सेकुलर ऑब्जर्वेंस है इन द वर्ल्ड। ठीक, 1969 में यूनेस्को कॉन्फ्रेंस में पहली बार इस चीज़ को कि अर्थ डे होना चाहिए, वो जॉन मैककॉनल ने इसको दिया था, लेकिन वो 21 मार्च को दिया था 1970 में, जो कि उत्तरी गोलार्ध में जो है पहला दिन होता है स्प्रिंग का, ठीक है ना, वसंत ऋतु का। लेकिन बाद में फिर इसको चेंज करके जो है यहाँ पर 22 अप्रैल को जो है US के सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन थे, इन्होंने कहा कि हम 22 अप्रैल को टीचिंग करेंगे USA में, ठीक है ना, नेशन वाइड इन्वायरमेंट के हिसाब के बारे में बताएंगे 22 अप्रैल को। तो उसी को फिर बाद में डेनिस हैस जो थे, इन्होंने 1990 में इसी इवेंट को, मतलब इसी दिन को ये कर दिया कि भैया होना चाहिए अपना अर्थ डे। 2016 में अर्थ डे 2016 में पेरिस एग्रीमेंट जो है COP21 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस वाली, वो भी अर्थ डे वाले दिन यानी 22 अप्रैल को ही जो है ये साइन हुई थी 123 कंट्री के द्वारा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। थीम क्या थी इस बार की? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, यही थी ना, क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, यस। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित। देखो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें जो भी NRI वाले लोग हैं, यानी कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, यानी कि 182 या फिर 6 महीने से बाहर रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, सिटीजन्स इंडिया के हैं, ठीक, सिटीजन हैं इंडिया के, लेकिन 182 दिन से बाहर रह रहे हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं, तो उनको NRI बोला जाता है। उनको भी भारत में जो है इलेक्शन अगर हो रहा है तो अपना वोट डालने का मौका मिले, उसके लिए यहाँ पर
बात चल रही थी, मैंने आपको बताया भी था। अभी जो रूल है वो ये है कि इनको आना पड़ता है, अपनी भी जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से भी है इनका इलेक्टोरल कॉलेज बना हुआ, वो आने के बाद ये वोट दे सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट यहाँ से मतलब मेल कर दिया जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के फिर ये जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपका ऑफलाइन, ठीक, पोस्टल बैलेट को भारत में, और फिर उस वोट को काउंट कर लिया जाएगा एनआरआई, जो एनआरआई वाले हैं इनको, ठीक। तो यही चीज़ अभी यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे सुशील चंद्रा जी हैं, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस के टूर पे थे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया अपने आप को रजिस्टर कराओ एनआरआई की तरीके से, और फिर हम आपको जो है इलेक्टोरल कार्ड डालेंगे ताकि आप वोटिंग आसानी से पोस्टल बैलेट के थ्रू कर पाओगे, ठीक। यही चीज़ उन्होंने बताई है। बताया कि भारत में 950 मिलियन 95 करोड़ जो है वोटर है, 100 मतलब 10 लाख जो पुलिस स्टेशन है, हम लोग काफ़ी ऊंचे लेवल पे कराते हैं। और ये जो प्रपोजल था कि पोस्टल बैलेट के थ्रू एनआरआई को मिलना चाहिए, एनआरआईज को मिलना चाहिए ये वोट डालने का मौका, ये 2020 में इलेक्शन कमीशन ने दिया था। और यही है कि कोई और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं अप्लाई करनी चाहिए। अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जाए तो कितने ओवरसीज इलेक्टर्स हैं, एनआरआईज कितने हैं इलेक्टर हमारे यहाँ, 1,12,000, ठीक, 1,12,000। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हेल्थ इश्यूज संबंधित। देखिए डायबिटीज़, मधुमेह, इसमें बस सिंपल से एक आ गया, बताया गया कि एक यहाँ पे स्टडी हुई, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन डायबिटीज़ स्टडी कराई गई 27 स्टेट में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर, और 2 यूनियन टेरेटरी और नेशनल कैपिटल टेरेटरी में। तो उन्होंने यहाँ पे देखा गया कि मधुमेह के जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें जो मतलब अच्छा हेल्थ के इंडिकेटर्स है वो बढ़िया नहीं है। 5297 इंडिविजुअल जिनको लिया गया डायबिटीज़ के से चेक किया गया, तो सिर्फ 7% ही कुछ ऐसे थे जिन्होंने ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल टारगेट जो है पूरे कर पाए, सिर्फ 7%। तो उन्होंने यही कहा है कि इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक। और इसमें जो है 3 पैरामीटर्स हैं, क्या क्या, ABC। पहला है कि भाई साहब जो ये क्या था, पहला है कि ब्लड शुगर लेवल, ठीक, ABC जो है ब्लड शुगर लेवल जो है आपका HbA1c, ये 7% तक होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, ठीक। और दूसरा है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है आपका कंट्रोल होना चाहिए, 140 से 90 होना चाहिए आपका mmHg, ठीक है। और लो डेंसिटी लेवल का कोलेस्ट्रॉल, देखो हाई डेंसिटी लेवल का कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अच्छा होता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स इन सब में होता है, बाकी चीज़ों में जितना सिंथेटिक खाओगे ना उतना ही उसमें सब में लो डेंसिटी होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि खतरनाक होता है। तो इसका जो है 100 से कम होना चाहिए, तो इसकी लिमिट हो सकता है वहाँ पूछ ले, तो ये चीज़ें याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये ABC इसको बोलते हैं, ABC कंट्रोल, कि आपका जो है ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और LDL कोलेस्ट्रॉल का टारगेट, ठीक। सिर्फ 36% ही ब्लड शुगर कर पाए, ओवरऑल 7% ही कर पाए, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमारे मॉड्यूल्स हैं, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 9650347272 पे बात कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।